Hello everyone, very good morning all of you, and we start with a new chapter today. Welcome to the lecture number 13th of Business Environment of CSEET. Our next chapter under Business Economics and Environment is Key Government Institutions. Government of India की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए कौन सी की गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स है जो एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स यू शुड नो. बाय द वे, जब मैं कहता हूं कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स तो मैं सही कहता हूं या व्हाट डू यू थिंक? पक्का? एज या फिर तुम अभी भी डेमो ही कर रहे हो? ठीक है ठीक है. Are you a company student for sure? Are you still under the demo version of yourself? Come on, no guys. We are a company secretary students and we need to know कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जिससे इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. तो वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स कौन से इंस्टीट्यूट हमारे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो इंस्टीट्यूट्स हमको बार बार सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ने मिलेंगे. सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ने मिलेंगे, जाएंगे ना सीएस एग्जीक्यूटिव में? है ना? जाओगे क्या तुम लोग? जाओगे क्या? यस गाइस, द की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, द इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया की रैंकिंग बढ़ाने में मदद करे, इंडिया का डिस्टेंस टू फ्रंटियर में नंबर 1 पे लाए. बाय द वे, डिस्टेंस टू फ्रंटियर के हिसाब से भी नंबर 1 कौन है? वेरी गुड मुग्धा, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, सारी गर्ल्स ही आंसर दे रही है. चलो, गुड गुड गुड. नेक्स्ट. सो गाइस, इंडिया बहुत बेइज्जती होगी यार सुबह सुबह तो बॉयज. कोई बात नहीं, ठीक है, हम टेस्ट में दिखाएंगे, है ना बॉयज? बॉयज उठो उठो, हाँ बोलो. झूठा ही सही, हाँ बोलो, हाँ. ठीक है, अच्छा. सो वी हैव टू स्टडी 8 गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस जो बिजनेस एनवायरनमेंट को और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड वी आर स्टार्टिंग विथ नीति आयोग. अगर हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, तो एक बार मैं आपको लिस्ट बता देता हूं. वी हैव नीति आयोग. ठीक है, वी हैव नीति आयोग. देन वी हैव, जो हम लोग आज का एजेंडा है हमारे, देन वी हैव सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, 7 इसका फुल फॉर्म है. देन वी हैव एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, और सेबी, इसके साथ इतना पाला पड़ने वाला है तुम्हारा. These are our lifeline institutions. ये दोनों है, एमसीए है और सेबी है, तो हम है, याद रखना. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सारी बैंकिंग को और मॉनेटरी रेगुलेशंस के लिए, करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम के लिए वी हैव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कंपनी को बंद करने के लिए वी हैव IBBI, IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. देन वी हैव नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल. ये आपको मैं अभी 2-2, 3-3 पेजेस में सिखाने वाला हूं जब तुम सीएस एग्जीक्यूटिव में जाओगे. सही कह रहा हूं क्या मैं? जब आप लोग सीएस एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, अगर जाएंगे तो ये जो 2 चीज है, इस पे पूरा चैप्टर है आपको कंपनी लॉ में, और सेबी को लेके पूरा सब्जेक्ट है आपको. तो आप समझ रहे हो वाई CSEET, वाई दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट? समझ रहे हो? क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है. इसी को आगे डिटेल में पढ़ना है. जो हम लोग एक कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं आज, उसको हमें सब्जेक्ट में पढ़ना है कुछ दिनों बाद. सो लेट्स स्टार्ट विथ नीति आयोग. ये नीति आयोग, व्हाट डू यू मीन बाय नीति आयोग? यानी सुना है कि तुमने नीति आयोग? नहीं? ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नीति? नीति यानी क्या होता है?
नया आयोजन करना. ओके. हाँ, एनीवन एल्स? रूल्स ठीक है. प्लान ठीक है. और फेंको, और फेंको. ओके, ऑल राइट, जो भी है चलता है. आई एम हैप्पी दैट यू आर थिंकिंग. इट गोज अनसेड, और हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स में ये दिया नहीं है, बट ऑफ कोर्स मेरी जिम्मेदारी है अच्छे रिसर्च की और तुम्हें कुछ नया नॉलेज देने की. ठीक है. सो नीति यानी एक लॉन्ग टर्म प्लान, या फिर हम लोग कह सकते हैं नीति इज मोर ऑफ अ. ठीक है. नीति यानी, वैसे तो नीति यानी लॉन्ग टर्म प्लान, लेकिन नीति इज मोर ऑफ अ स्ट्रैटेजी. नीति यानी स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी यानी अ प्लान टू विन अ बैटल इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी. तो नीति यानी स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी बनाने वाला डिपार्टमेंट, स्ट्रैटेजी बनाने वाला इंस्टीट्यूशन है नीति आयोग. पहले इसको प्लानिंग कमीशन कहते थे. नाउ इट हैज बीन रीनेम्ड इनटू द हिंदी वर्जन ऑफ प्लानिंग कमीशन. पहले नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन कहा जाता था. ठीक है. बट प्लानिंग कमीशन इज सो ब्रिटिश, इसलिए नाम हमने चेंज कर दिया, नीति आयोग कर दिया. नीति का भी फुल फॉर्म है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. देश बदल रहा है, मेरा भारत बदल रहा है. सुना है कि तुमने ऐसा? ठीक है. हमें बदलना है, और ये तुम्हारी जनरेशन ही इंडिया को बदल देगी पूरा पूरा. ठीक है. लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इंडिया को ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसका कोई जिक्र आपके आईसीआईसीआई के मॉड्यूल में नहीं है. आपको 100 पेजेस की जो नोट्स मैंने मैनेज करने बोला है, आई थिंक उसमें आ जाना चाहिए. ओके. सो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट्स नीति आयोग. सो नीति आयोग की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रैटेजाइज करना है, स्ट्रैटेजी बनाना है, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा. स्ट्रैटेजी बनाना है तो इसके लिए सोचना पड़ेगा. तो जो लोग नीतियां बनाते हैं इंडिया के लिए, जो लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं इंडिया के लिए, है वो है इंडिया का थिंक टैंक. वो है इंडिया का थिंक टैंक, जो सोचेंगे कि ये करने से क्या होगा, वो करने से इंडिया का कैसा फायदा होगा, ये करने से हमें कैसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, ये करने से, ये चीज का इनिशिएटिव लेने से इंडिया को कैसे फायदा होगा. ये चीज सोचने वाले हैं थिंक टैंक. ठीक है. सो नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो आई गेस यू शुड अपडेट दिस. प्लीज अपडेट कर लीजिए आप. नीति आयोग is a policy think tank of the government of India. Okay, done? एंड नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इंडिया को बदलना है हमने एक. ठीक है. भारत को हमें बदलना है एक नए इंडिया में. ओके. सो मुझे थोड़ा सा एब्सर्ड लगा कि हमारे मॉड्यूल में डायरेक्टली उन्होंने नीति आयोग क्या है ये बताया नहीं, और डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर दिया. तो कोई बात नहीं, जो काम आईसीएसआई ने किया नहीं किया है वो काम मैंने कर दिया आपके लिए. कि नीति आयोग क्या है? इट्स अ थिंक टैंक फॉर मेकिंग द पॉलिसीज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड लेट्स अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग. स्टार्ट करते हैं. ठीक है. पेज नंबर 137 ऑफ आईसीएसआई मॉड्यूल फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट सब्जेक्ट, नीति आयोग. ठीक है. पहला है ऑब्जेक्टिव्स. उसमें to evolve a shared vision of national development priorities, shared vision of national development priorities, sectors and strategies
विथ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। सो गाइस ये वर्ड आ गया, नीति आयोग का हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, नीति आयोग का हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, और पहले ही ये वर्ड आ गया स्ट्रैटेजी। नीति का मतलब ही होता है कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना जिससे, ठीक है, नेशन का डेवलपमेंट हो। किसमें किसको प्रायोरिटी देंगे, और इसमें सारे स्टेट्स की हमें हेल्प लगेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र डेवलप हो गया और सब काम हो जाएगा, नहीं, महाराष्ट्र भी डेवलप होना चाहिए, वेस्ट बंगाल भी डेवलप होना चाहिए, जम्मू कश्मीर भी डेवलप होना चाहिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी डेवलप होने चाहिए। ये सब कुछ पूरा इंडिया डेवलप होना चाहिए। अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अबाउट महाराष्ट्र, इट्स नॉट अबाउट महाराष्ट्र, इट्स नॉट अबाउट छत्तीसगढ़, इट्स नॉट अबाउट उत्तर प्रदेश, इट्स अबाउट द एंटायर इंडिया। और उसमें एक वर्ड है शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, शेयर्ड विजन। चलो मैं क्या कहता हूं, मुझे नहीं पता कि आपके बैकग्राउंड्स क्या है, आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स कैसे हैं, मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं जानता हूं। मुझे आपका 11th-12th का रिकॉर्ड नहीं पता है, मुझे आपका स्कूल का रिकॉर्ड नहीं पता है, ऊपर से ये फेस टू फेस क्लास भी नहीं है, तो मैं आपको पूरी तरह जानता ही नहीं हूं। लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं, मैं यहां पे आप लोगों को सिर्फ 200 में से 100 मार्क्स दिलाने के लिए इतना हम लोग रिसर्च करके आपको लाइव सेशन इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि मेरे स्टूडेंट 200 में से 101 मार्क लेके आए और नॉर्मली पास हो। ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं, मेरी नीति ये कहती है, मेरी नीति ये कहती है कि मेरा स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक लाए। और मैं ये कह रहा हूं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड। मैं नहीं जानता आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, बट फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूं कि मेरा स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक लाए। ये मेरी नीति है, और ये जो मेरी सोच है मैंने आपको बता दी। और अगर अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग रैंक के लिए पढ़ेंगे आज के बाद? आप में से कितने लोग रैंक के लिए पढ़ेंगे? वेरी नाइस, वेरी नाइस। आदित्य, अनुराग तिवारी, वेर आर यू? ठीक है, अगर हम लोग आज से रैंक के लिए पढ़ेंगे तो वी ऑल हैव अगर हम लोग आज से रैंक के लिए पढ़ेंगे तो वी ऑल हैव अ शेयर्ड विजन। हमारा एक कॉमन विजन है कि हम लोग सब ऑल इंडिया रैंक की सोच के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज शेयर्ड विजन। हम सब मिलके एक ही चीज सोच रहे हैं कि रैंक कैसा आए। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? शेयर्ड विजन। अब पहला ऑब्जेक्टिव फिर से पढ़ते हैं। टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन, सब लोग एक साथ ऐसा सोचेंगे, ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, सेक्टर्स एंड स्ट्रैटेजीज विथ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, शेयर्ड विजन का मतलब समझा? जब सब लोग एक जैसा सपना देख रहे हो तो दैट इज नथिंग एल्स बट शेयर्ड विजन। आर यू देयर विथ मी? तो फिर रैंक लाने का विजन है हमारा, या फिर क्या रैंक लाना? इतनी पढ़ाई करके क्या करेंगे? मर जाएगा तू, इतना पढ़ाई मत कर। 200 में से 101 लाख खुश है ना? इस टाइप के स्टूडेंट बनना है तुमको। 101 मार्क, शगुन का 1 मार्क। गाइस 100 ये नहीं, चैलेंज नहीं है यार। 100 मार्क्स लाना इज नॉट अ चैलेंज, AIR lana is the challenge and we rise up to it. So that is basically the shared vision. So guys, shared vision number 1. Okay, objective number 1, to evolve a shared vision of national and development priorities, sectors and strategies with active involvement of state. Every state is equally important when it comes to India. ठीक है? Then चलो
एक थोड़ा सा क्विज ले लेता हूं मैं। ये जो एरिया है हमारा, ये जो एरिया है इंडिया का, क्या कहते हैं इसको? हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, हाँ, नॉट बैड। ठीक है, द क्विज क्वेश्चन, द क्विज नाउ इज, ठीक है, रेज योर हैंड्स फास्ट। द क्विज इज, दीज आर हाउ मेनी स्टेट्स? ओके, 7। कितने लोग 7 कह रहे हैं? ओके, ओके। एनीवन हैज अ डिफरेंट आंसर? एनीवन हैज अ डिफरेंट आंसर? ओके, बाकी लोगों के पास आंसर ही नहीं है इसका। कोई बात नहीं, पिछले चैप्टर में हमने कवर किया था। इसका मैं आंसर रिवील नहीं कर रहा हूं। आपका ये असाइनमेंट है और आपको मुझे मैसेज करना है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे कितने हैं। कोई बात नहीं, चलता है। अब हर स्टेट का डेवलपमेंट होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, एवरी स्टेट शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। सेकंड ऑब्जेक्टिव, टू फॉस्टर। व्हाट डू यू मीन बाय टू फॉस्टर? फॉस्टर यानी क्या? नहीं रे, देखो, इसके पहले कि मैं भूल जाऊं फॉस्टर यानी क्या, मैं बता देना चाहूंगा आपको। फॉस्टर यानी किसी चीज को बूस्ट करना। फॉस्टर यानी किसी चीज को बूस्ट करना। जैसे आपके पेरेंट्स, ठीक है, मुझे काफी पेरेंट्स का भी फोन आ गया आपकी बैच का, कह रहे कि हमने बच्चों के लिए ब्रॉडबैंड लगा दिया है कि अच्छे से पढ़ाई कर पाए, हमने बच्चों के लिए नोट्स के प्रिंट आउट का अरेंजमेंट किया है। गाइस, ये सब क्यों कर रहे हैं आपके पेरेंट्स? आपको बढ़ावा क्यों दे रहे हैं पढ़ने के लिए? 12वीं पढ़ ली, काफी पढ़ लिया तुमने, चलो आप काम पे लग जाओ। नहीं सर, बच्चे ने पढ़ना चाहिए, ऐसा विजन है आपके पेरेंट्स का, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा के दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज बूस्टिंग। ठीक है, तो फॉस्टरिंग मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज को बूस्ट करना। टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म विथ स्टेट्स ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, रिकॉग्नाइजिंग दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो बेसिकली हम बूस्ट करना चाहते हैं इस चीज को, हम फॉस्टर करना चाहते हैं इस चीज को कि इंडिया का हर स्टेट, ठीक है, महाराष्ट्र, एमपी, एचपी हो गया रे, एमपी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, एमपी, सीजी, दिल्ली, जेके, पंजाब, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूपी, ये सारे स्टेट्स एक साथ आके चक दे इंडिया करे। चक दे इंडिया यानी क्या? चक दे इंडिया मूवी देखिए, चक दे इंडिया। हाँ, नहीं, सब लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ना करे, सब लोग एक ही चीज सोचे। क्या सोचे? क्या बचा? हम सब कंट्रीब्यूट करके इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा इसके बारे में सोचे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी स्टेट गवर्नमेंट तो रहेगी, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करेगा। दिस इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हर स्टेट ने इक्वल मेहनत करनी है इंडिया को ऊपर लाने में। अब जैसे अभी लॉकडाउन में अगर कोई स्टेट, अगर जो कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है उसके अंदर अगर कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहा है, तो इससे नुकसान होगा क्या? इससे नुकसान होगा क्या? जी हाँ, एक भी स्टेट अगर इन्फेक्टेड, अगर एक भी स्टेट में इन्फेक्शन रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, हमारी कंट्री पीछे रहेगी हमेशा। तो इसलिए कोऑपरेशन होना चाहिए सारे स्टेट्स में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव का, टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दिस प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सो विलेज लेवल का डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। चलो इसका डिस्कशन कर ले थोड़ा। वो बोल रहे कि ऐसा स्ट्रैटेजीज बनाओ जिससे विलेजेस डेवलप हो। चलो ठीक है, देख लेते हैं। You all know that India is an agricultural country. Do you know this? पढ़ा है तुमने बचपन से? भारत एक कृषि प्रधान देश है।
बचपन से हम पढ़ते आ रही है, ठीक है, विलेजेस ही विलेजेस है इंडिया में, ठीक है. माई क्वेश्चन इज हाउ मेनी विलेजेस इन इंडिया? लगाओ बोली. हाउ मेनी विलेजेस इन इंडिया? हाँ, मैनी. वेरी नाइस आंसर, वेरी परफेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर, मजा ही आ गया. अच्छा चलो ठीक है. हाउ मेनी सिटीज इन इंडिया? कैन वी हैव अच्छा एक मिनट. हाउ मेनी सिटीज इन इंडिया? गूगल करने वालों कभी कुछ सीखोगे नहीं. हाउ मेनी सिटीज इन इंडिया? चलो विलेज छोड़ दो. हाउ मेनी सिटीज इन इंडिया? There are 4,000 cities in India. There are 4,000 cities in India. Yes. और गांव कितने हैं रे? हमारे गांव है. How many villages in India? 6,49,481 as per the 2018 census. 6.5 लाख विलेजेस है इंडिया में और शहर सिर्फ 4,000. उसमें भी प्रोमिनेंटली हमको ज्यादा याद नहीं है, 5-6 शहर याद है हमको. गाइस, क्या विलेजेस के डेवलपमेंट, क्या विलेज का डेवलपमेंट होने से इंडिया का डेवलपमेंट होगा? क्या लगता है तुमको? क्या विलेज का डेवलपमेंट होने से? गाइस, बहुत लार्ज स्केल डेवलपमेंट होगा. इसलिए विलेज लेवल पे हमें क्रेडिबल प्लान बनाना है. व्हाट डू मीन बाय क्रेडिबल? थोड़े से स्ट्रॉन्ग प्लान्स, फुल प्रूफ प्लान्स. To develop a mechanism to formulate credible plans at village level and to aggregate these plans progressively at the higher levels of government. एक विलेज के प्लान जोड़ के इंडिया को सशक्त बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, ठीक है. देन ये नंबर ऑफ विलेजेस का नंबर वगैरह आप याद मत रखो, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए ये सारा रिसर्च इंपॉर्टेंट है. आई होप यू लाइक द रिसर्च. मजा आ रहा है क्या? होपफुली. नेक्स्ट, to ensure on areas that specifically referred to it that interest of national security are incorporated in economic strategy and policy. So आप जो भी पॉलिसी बनाओ, जो भी स्ट्रैटेजी बनाओ, उसमें हमारा कंट्री सिक्योर होना चाहिए. ऐसा ना हो जैसे अभी हम लोग पॉलिसी बनाए लॉकडाउन का, ये पॉलिसी है ना, ये नीति आयोग ने बनाया हुआ पॉलिसी है. इसमें इंडिया के लोग बीमार ना पड़े, इसकी कोशिश की जा रही है. अगर मान लेते हैं अचानक से कोरोना के कारण महामारी आ गई, ठीक है, तो फिर कैसा होगा? तो फिर कैसा होगा? इसीलिए ये पॉलिसी बनाई है. तो नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से पॉलिसी बनाई जाती है. नेक्स्ट, टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस. हमेशा गरीबों को ध्यान में रखे हुए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है. हमेशा गरीबों को ध्यान में रख के स्ट्रैटेजी बनाई जाती है. जैसे अभी कोरोना इफेक्ट के कारण फ्री में राशन दे रहे हैं लोगों को, फ्री में शेल्टर होम्स दे रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स को. तो हमारे लिए ज्यादा पॉलिसीज नहीं बनाते वो लोग, क्योंकि जो लोग मिडिल क्लास होते हैं और जो लोग हायर क्लास होते हैं वो लोग अपना मैनेज कर लेते हैं. तो जो लोग रिस्क पे है, जो लोग पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा जाता है. सॉरी. Just a moment. Just read these points again. तो जो नीति आयोग है हर डिसीजन लेगा नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, और जो लोग रिस्क पे होते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होने के बाद भी उनका फायदा नहीं होता, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. So that's the objective that Niti Aayog needs to fulfill. We move on with the next point. To design strategic and long-term policy and program frameworks and initiatives and monitor their progress and their efficacy. ऐसे प्लान्स बनाना, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना. तुमने बचपन में पढ़ा होगा ना, सिविक्स पढ़ते थे क्या बचपन में? सिविक्स, ओए हेलो, सब्जेक्ट था क्या तुमको? सिविक्स, नागरिक शास्त्र था क्या तुमको? ठीक है, हाँ बेटा वो
5 इयर्स प्लान पढ़ते थे हम लोग बचपन में, देखा तुमने 5 इयर्स प्लान? इट वॉज मेड बाय प्लानिंग कमीशन एंड विच इज नाउ कॉल्ड एज नीति आयोग. तो टू डिजाइन स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लिखो आप एग्जाम्पल में 5 इयर्स प्लान का एग्जाम्पल, एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स एंड इनिशिएटिव्स एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड एफिकेसी. एफिकेसी का क्या मतलब होता है रे? एफिकेसी नहीं, एफिकेसी यानी नहीं, किसी भी चीज का रिजल्ट ओरिएंटेडनेस इज कॉल्ड एज एफिकेसी. जैसे, ठीक है, जैसे आपने क्लास ज्वाइन कर ली, ठीक है, सो क्लास ज्वाइन करने से एफिकेसी नहीं पता चलती. अब क्लास ज्वाइन करने के बाद 200 में से तुमको 182 मार्क्स मिले, ये बताता है हमारी क्लास का एफिकेसी. आप समझ रहे हो? किसी भी चीज का रिजल्ट कैसा आ रहा है वो डिटरमाइन करता है कि किसी प्रोसेस का एफिकेसी क्या है. जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं, बुक में ध्यान होता है कि हमारा ब्लर हो जाती है हमारी बुक, और ब्लर हो जाती तो हमारे एग्जाम के मार्क्स भी बदल जाते फिर धीरे से. तो जब सो सॉरी, डरा दिया मैंने, ठीक है, हमारा जो रिजल्ट है किसी भी चीज का, दैट डिटरमाइंस द एफिकेसी. Then the lessons learned through monitoring and feedback will be used for making innovative improvements and necessary mid-course correction. काफी बार बीच में पता चलता है कि गलती हो गई है, इतना ये नहीं कर सकते हम लोग, इस पॉलिसी में कुछ गलती हो गई, तो आपको थिंक टैंक से डिस्कस करके, जो आपकी पॉलिसी मेकिंग पीपल है उनसे डिस्कस करके आपको उस पॉलिसी में करेक्शंस करने हैं. देन टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स. आपको लोगों के साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा. अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए. थिंक टैंक की बात कर रहे हैं और इंडियन लेवल पे नेशनल और इंटरनेशनल थिंक टैंक की बात कर रहे हैं. चलो मुझे बताओ, इंडिया में कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसकी हेल्प लेता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार एडवाइस को लेके? हाँ, रिलायंस की ज्यादा हेल्प नहीं ली जाती क्योंकि वो हमेशा अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हैं. बट यस, रिलायंस इज ऑल्सो अ की स्टेक होल्डर विथ नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि वो भी बहुत टैक्स में और एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करता है. लेकिन इंडिया जो रिसोर्ट करता है वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्ट करता है टाटास को. टाटा हमेशा, ठीक है, एक इंटरव्यू आया था कि अंबानी इज द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया एंड नॉट टाटा. हाउ डू यू फील अबाउट इट? तो टाटा वॉज वेरी, रतन टाटा जी वॉज वेरी काम एंड कंपोज. ही सेड, ठीक है, आई डोंट केयर हु इज रिच एंड हु इज नॉट, आई डोंट केयर हु इज द रिचेस्ट और हु इज नॉट द रिचेस्ट. All I know is the difference between Reliance and Tata is Reliance and Ambani's, these are the businessmen. Tatas are industrialist. Industrialist जो कंट्री के बारे में सोचता है, बिजनेसमैन जो प्रॉफिट के बारे में सोचता है. हम लोग रिलायंस को बुरा नहीं कह रहे. रिलायंस इज गुड, इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड एम्प्लॉयमेंट. लेकिन टाटाज पुट इंडिया फर्स्ट एंड दैट्स द ब्यूटी एंड दैट्स व्हाई आप लोगों को इंडिया के इंटरेस्ट में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी हेल्प लेना है. ऑल्सो यू हैव टू रिसोर्ट टू इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स, यानी आपको इंडिया के बाहर के लोगों से भी मिलना है. साहब जी कौन है बताएंगे आप? वुड यू लाइक टू टेल कौन है ये? हाँ, वेरी नाइस, बहुत ही आपने ज्ञानदान किया है, ठीक है. Yeah, what do you, the other person, I'm worried about the other person. Bill Gates, yes, he, once upon a time, he was the richest man on the planet. 2015 में ही उन्होंने कोरोना के बारे में डिस्कशन किया था. बट जाने दो गाइस, अब आपको मैं बताता हूं, 3 दिन पहले की बात है, कोरोना को लेके क्या करना चाहिए, इस पे मीटिंग हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का नरेंद्र मोदी जी और बिल गेट्स का. क्या है ये वही पॉइंट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं. आपको इंटरनेशनल थिंक टैंक से भी डिस्कशंस करने पड़ेंगे
कंट्री की स्ट्रैटेजी को लेके, ठीक है। सो फिर से पढ़ते हैं। प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर्स and national and international like-minded people, think tanks, as well as educational and policy research institution. सबसे डिस्कशन किया जाएगा कि आखिर एक ऐसी नीति बनाई जाए जिससे इंडिया का फायदा होगा। उसके बाद to create knowledge, innovation and entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international experts, practitioners and other partners. ये जो एक्सपर्ट्स और प्रैक्टिशनर बोला है, इसमें कौन कौन आते रहे? एक्सपर्ट्स और प्रैक्टिशनर्स, इसमें आते हैं कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, जो अपना नॉलेज और सपोर्ट देंगे। उसके बाद इनोवेशन करने वाले, कुछ नया इजाद करने वाले। ये इनोवेशंस इंपॉर्टेंट है क्या? व्हाट डू यू थिंक, इनोवेशंस इज इट इंपॉर्टेंट? जब तक नई चीजें डेवलप नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। बाय द वे, ठीक है, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। थोड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। नए नॉलेज को सपोर्ट करना है, इनोवेशन को सपोर्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना है, ठीक है। रेज योर हैंड्स, नॉट रेज योर हैंड्स, आंसर इट फास्ट। टेल मी एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने कौन से प्लान्स दिए हैं? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, स्किल इंडिया, ये सारी चीजें इन सब में आ रही है, ठीक है। सो गाइस, दैट्स दैट पॉइंट। यस, वेरी गुड। पुराने पिछले चैप्टर्स का पूरा नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स यूज करते हुए, दैट्स सो नाइस, गुड। Then collaborative community to create a knowledge, innovation and entrepreneurial support through a collaborative community of national and international experts, practitioners and other partners to offer a platform, ठीक है, to offer a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues in order to accelerate implementation of development agenda. यानी सिर्फ तुम्हारे सेक्टर की या तुम्हारे डिपार्टमेंट की नहीं, आपको दूसरे सेक्टर में और दूसरे डिपार्टमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है और अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो तो उसमें भी आपको एडवाइस देनी चाहिए। और उसके बाद टू मेंटेन स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तो हमने दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर। स्टेट ऑफ आर्ट यानी क्या? जबरदस्त एक ऐसी फैसिलिटी बनाएंगे, स्टेट ऑफ आर्ट, ठीक है। स्टेट ऑफ आर्ट यानी क्या? वेरी सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट ऑफ आर्ट यानी वेरी सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रीमाइसेस, ठीक है, एकदम हाई फाई। टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर, बी अ रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट एज वेल एज हेल्प द डिसेमिनेशन टू द स्टेक होल्डर्स। तो एक ऐसी जगह जहां पे गुड गवर्नेंस को लेके, बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके डिस्कशन हो, आपको बात करने के लिए, आपको मीटिंग्स के लिए ऐसा कन्वेंशन सेंटर चाहिए होगा, ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर चाहिए होगा जहां पे आप थिंक टैंक्स को बुलाए। फॉलोड बाय टू एक्टिवली मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीडेड रिसोर्सेज सो एज टू स्ट्रेंथन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड स्कोप ऑफ डिलीवरी, टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। ओए हेलो, रेज योर हैंड्स। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन तो ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे जल्दी बताओ। किसके द्वारा? ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी बेसिकली एक इसका पॉइंट हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और उसका दूसरा पॉइंट हो सकता है ह्यूमन बीइंग्स में कैपेसिटी डेवलप करना। और ह्यूमन बीइंग्स में कैपेसिटी डेवलप करने के लिए इंडिया के पास कौन सा प्रोग्राम है? ह्यूमन बीइंग्स में इट इज, यस, ठीक है, वेरी गुड नंदिनी, इट इज, वेरी गुड रिया, इट इज स्किल इंडिया, कि लोगों में टेक्नोलॉजी यूज करने का जौहर आए, लोगों में नई लेवल पे काम करने का, ठीक है, कि माइंडसेट आए। रेज योर हैंड्स। ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा एक इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कौन सी कंट्री के साथ टाइप है हमारा?
यस, वेरी गुड करिश्मा, वेरी गुड रिया. इट इज जापान. हमारा जापान के साथ टाइप है इसके लिए. वेरी गुड, very good yaar, good. To undertake and other activities as may be necessary in order to further the execution of national development agenda and the objectives mentioned above. तो वो सारी चीजें हम लोग करेंगे जिससे इंडिया का डेवलपमेंट हो. ऑलराइट. और स्किल इंडिया कौन से कॉर्पोरेशन का इनिशिएटिव है, बताएंगे जरा. स्किल इंडिया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का इनिशिएटिव है. कोई बात नहीं, चलता है. ठीक है. अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ नीति आयोग. नीति आयोग इज डेवलपिंग इटसेल्फ अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर. क्या स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर मैंने दिखाया आपको जी. कल जाके जब आप सीएस बन जाओगे और कंपनी लॉ रिलेटेड मैटर्स पे डिस्कशन होगा तो आपकी एक्सपर्ट्स की हेल्प ली जाएगी. आपको इसी स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर में बुलाया जाएगा. बुलाया जाएगा क्या, हाँ या ना? ओए हेलो, आई जस्ट होप. नीति आयोग इज डेवलपिंग इटसेल्फ एज अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर विद द नेसेसरी रिसोर्सेज, नॉलेज, विद द नेसेसरी रिसोर्सेज, knowledge and skills that will enable it to act with the speed, promote research, innovation, provide strategic policy vision for the government and deal with contingent issues. What do you mean by contingent issues? Situational issues. हाँ, situational issues जिसके बारे में हम लोग रेडी नहीं है, जो हो भी सकता है. लाइक कोरोना में लॉकडाउन करना, पूरी कंट्री बंद कर देना, ये किसी ने नहीं सोचा था. पूरी कंट्री कैसे बंद कर देंगे? इट वॉज अ कंटिंजेंट इशू. लेकिन इतना बड़ा डिसीजन लेने का दम होना चाहिए और उसके लिए स्किलफुल और नॉलेज बेस्ड पीपल है. चलो मैं आपको बताना चाहूंगा. ठीक है. डू यू नो देयर इज अ कॉलेज नेम्ड एज रायसोनी? सुना है तुमने? ओके. सो गाइस, रायसोनी एक यूनिवर्सिटी है. इट इज नॉट नागपुर यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन. रायसोनी अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, खुद का कोर्स चलाते वो. तो आई एम ऑन देयर बोर्ड ऑफ स्टडीज. उनका बीबीए का, बीकॉम का और एमबीए का सिलेबस मैं डिजाइन करता हूं. और भी लोग हैं उसमें. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी की कैपेसिटी में उनको हेल्प करता हूं. तो हु एम आई एम द रिसोर्स एंड नॉलेज पर्सन. उनका ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स मैं डिजाइन करता हूं. और भी हमारे टीम में 7 मेंबर्स और है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस इज व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट व्हेन you are qualified, when you are an expert, when you can do something great जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो. सो ये नीति आयोग का मेन फीचर है. तो नीति आयोग एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज can be divided into 4 main heads. So gamut of activities, gamut यानी क्या? gamut यानी रेंज. कि नीति आयोग कौन से एरिया में काम करता है. व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, जल्दी बताओ. प्लानिंग कमीशन. तो सबसे पहला एक्टिविटी है डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क. सो डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क की इस सिचुएशन में ये करेंगे, इंडिया में ये होगा, इंडिया में वो होगा. देन फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. पढ़ा है क्या ऐसा वर्ड? ऐसा तो वर्ड मैंने आपको पढ़ाया नहीं है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वगैरह मैंने नहीं पढ़ाया. आपको पढ़ाया क्या? सारी स्टेट्स मिलके आपको सेंटर गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे. एंड वी हैव टू डेवलप आवर कंट्री right from the basic level, village level, district level, state level and then country level. That's cooperative federalism. अच्छा, by the way, foster का क्या मतलब होता है? What do you mean by foster? faster नहीं. foster मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना, बूस्ट करना. उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. अच्छा एक बात बताओ, ये पढ़ाई करते वक्त और अगर तुम अपने रूम में पढ़ रहे हो तो ये मम्मी वगैरह बीच में आ जाती है क्या? क्या कर रहा, क्या चल रहा, आ जाते हैं क्या घर वाले बीच बीच में? क्या कर रहा, पढ़ रहा? ठीक है. सो जब मम्मी आती है ना, पानी चाहिए क्या? जब तुम पढ़ाई करो तो पानी चाहिए क्या? कुछ खाने के लिए चाहिए था?
तुम्हारी चिंता नहीं है उन्हें, वो मॉनिटरिंग चल रहा है कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। और जब रिजल्ट आता है तो वो है इवैल्यूएशन कि जो पढ़ रहा, उसने जो पढ़ाई करी थी वो सही में, ठीक है, सही में सही कर रहा था या मजाक कर रहा था। सो मॉनिटर करो। आपने जो पॉलिसी या प्रोग्राम, हाँ, और जो आपका छोटा भाई पैदा किया ना उन लोगों ने, उनको जरूरत नहीं थी उसकी, तुम पे नजर रखने के लिए, तुम पे नजर रखने के लिए। नीति आयोग ने जो भी पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाए वो काम करते हैं या नहीं, उसको मॉनिटरिंग और उसको इवैल्यूएशन, ठीक है। एंड थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। सो गाइस, ऑब्जेक्टिव्स को तो आपने बार बार पढ़ना ही है, लेकिन ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का जो पूरा लिस्ट है हमने जो पढ़ा वो तो आपको बार बार पढ़ना ही है, लेकिन इसका तो आप ना स्टिक, आई एम सो सॉरी, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स तो आपने बार बार पढ़ना ही है, लेकिन जस्ट अ मोमेंट, लेकिन इसके अलावा आपने बार बार पढ़ना है ये एक्टिविटीज ऑफ नीति आयोग, डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, foster the cooperative federalism, monitoring and evaluation, and think tank knowledge and innovation hub. think tank पता है ना तुमको, think tank, ठीक है, ऐसे बंदे जो सोच सकते हैं। काफी बार आप भी think tank यूज करते होंगे। जैसे कोई प्रॉब्लम है जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रही, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को पूछते हैं कि भाई हेल्प कर दे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो तुम्हारा जो दोस्त है जो खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारी करेगा, वो क्या बनेगा तुम्हारे लिए, थिंक टैंक बनेगा, थिंक टैंक, ठीक है। अब गाइस इसका ना स्टिकी नोट बनाएंगे आप। अभी स्टेशनरी की शॉप शायद ओपन हो गई होगी, तो आप स्टिकी नोट्स ले आना, जो जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है जहां पे भी पढ़ते हो उसके सामने चिपका देना, और जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। सो द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, the different verticals of page number 138, the second half of the page, the different verticals of NITI provide the requisite coordination and support framework for NITI to carry out its mandate. The list of verticals are, verticals यानी areas, यानी what are the various areas जहां पे नीति आयोग काम करता है, कौन से एरिया को नीति आयोग कवर करता है। द डिफरेंट वर्टिकल्स, एग्रीकल्चर को कवर करता है। अरे यार, एग्रीकल्चर को कवर करने की क्या जरूरत है, एग्रीकल्चर को कवर करने की क्या जरूरत है, जल्दी बताओ। क्योंकि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी और विलेज लेवल पे डेवलपमेंट करनी है तो पहले एग्रीकल्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हेल्थ तो तुमको पता ही है, यूनाइटेड स्टेट्स भी हेल्थ में पीछे रह गए। अब तो उनको बोल दो कि अगली बार दुनिया को बचाने वाली मूवी ना बनाए, ठीक है। सो एग्रीकल्चर, हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये वुमेन क्या है, मेन को डेवलप क्यों नहीं कर रहे रे, मेन को भी तो डेवलपमेंट की जरूरत है। कोई बात नहीं, ठीक है। कैसे है ना, वुमेन आर द की टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है। अब वुमेन एंड द चिल्ड्रन, जानो दो, वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, देन वुमेन का विकास होगा तो पूरी फैमिली का विकास होता है। जब एक औरत का विकास होता है तो पूरी फैमिली का विकास होता है, ठीक है। जब एक आदमी का विकास होता है तो सिर्फ एक आदमी का विकास होता है, क्योंकि आदमी विकास होता है, ठीक है। लेकिन जब वुमेन डेवलपमेंट होता है तो पूरी फैमिली आगे बढ़ती है, ठीक है। इसलिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद गवर्नेंस एंड रिसर्च। हर इंडिया में जो कंपनीज है वो फ्रॉडलेंट नहीं होनी चाहिए, सारे बिजनेस सही तरीके से रन होने चाहिए, इसलिए गुड गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद एचआरडी यानी
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अरे जो बंदे हैं ना यार, पढ़े लिखे बंदे होने चाहिए, स्किलफुल बंदे होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं बस, यानी जब 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 बात करें, ठीक है, जब बात करें, जैसे आपकी फैमिली में सब सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज होंगे, तो एक फील गुड रहेगा। क्या कहते हो? हमारे घर पे ना सब पढ़े लिखे हैं, ताऊ से लेके मामा तक सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर पढ़े लिखे नहीं है तो कहीं ले जाने लायक नहीं है यार ये लोग। ऐसा होता है। इंडिया में भी जो हमारा मैन पावर है वो एकदम कड़क होना चाहिए, एकदम स्किल्ड होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ओए, लोगों को नौकरी रही ना, अपने आप सब सही हो जाता है, अपने आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी थोड़े लॉन्ग टर्म, और जो गोल्स धीरे धीरे हमको आगे बढ़ाए, जो लॉन्ग टर्म तक जिंदा रहे। एनर्जी पे ध्यान देना है हमने, एनर्जी यानी बिजली, पावर वगैरह वगैरह। देन मैनेजिंग अर्बनाइजेशन, जो विलेजेस है धीरे धीरे सिटीज में कन्वर्ट हो रही है, यू हैव टू मेक श्योर दैट हैपेंस। देन इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना तो भूल जाओ, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ा था क्या एक पार्ट? गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, डेवलपमेंट अपने आप होगा। देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे चाहिए यार, पैसों की बहुत कमी है। व्हाट से? पैसों की कमी है क्या? पैसे नहीं है हमारे पास, सब कुछ है, प्यार और पैसा, ये छोड़ के हमारे पास सब कुछ है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। चलो एक क्विज हो जाए फिर, तुमको इतना आ रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। एक क्विज हो जाए। इंडिया में तो पैसा ही नहीं है, तो इंडिया में पैसा आएगा कहां से? आंसर इट क्विकली। इट इज वेरी गुड रिया, ठीक है यार। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये पिछले चैप्टर का कमाल है। वेरी गुड, कीप इट अप। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, यानी सारे स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सारे स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यानी सेंट्रलाइज्ड यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज्ड यानी स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना खुद का प्लानिंग भी होना चाहिए। जैसे लॉकडाउन आज ही ओपन हुआ है, राइट? तो लॉकडाउन में वो लोग कैसा कर रहे हैं, सब स्टेट अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन ले। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्टेट को कुछ नहीं बता रही है, तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो कौन सा रेड जोन होगा, कौन सा ग्रीन जोन होगा, कौन सा तीसरा कौन सा जोन है, ऑरेंज जोन होगा, और कौन सा कंटेनमेंट होगा। इसके क्राइटेरिया खुद डिसाइड करेगी, तो स्टेट को डिसाइड करने दो। देन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सब लोगों को न्याय मिले और सब लोगों को पावर मिले कि सबको न्याय मिलता रहे, क्योंकि अगर न्याय नहीं मिला तो फिर एक अनरेस्ट आ जाता है और फिर लोग गलत काम करने लग जाते हैं। देन लैंड एंड वाटर रिसोर्सेस, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, कि इंडिया लेवल पे क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। डेटा बहुत जरूरी है, डेटा जरूरी है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये एनालिसिस करते लोग, कोई ऑर्गेनाइजेशन बताओगे जो एनालिसिस करती है? कोई हमने हमारे सिलेबस में पढ़ी है, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। बाय द वे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 77। ये सब कैसे पता चला है? डेटा से पता चला है, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? बहुत, 1 करोड़। ओए हेलो, ओए ओ भाई मारो मुझे। अबे 2.5 करोड़ तो बॉम्बे की पॉपुलेशन है बे। ओके, रहने दो, तुम लोग लुक्सेमबर्ग बना रहे हो इंडिया को। चलो नेक्स्ट, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, रहने दो यार, तुम लोग 1 करोड़ बोला रहे यार। नेक्स्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सर ये आपने कभी नहीं पढ़ा है हमको। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पक्का? कौन सा मॉडल कहते थे इसको? PPP
मॉडल, वेरी गुड. नो, पी ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते आप, समझे. देन प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड मैनेजमेंट डिवीजन. ठीक है, सारे प्रोजेक्ट को चेक करते हो कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. लोग पुल बनाते हैं और ढह जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. देन डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस. जो एक्टिविटीज है नीति आयोग की वो है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. तो ये मॉनिटरिंग होना चाहिए कि डेवलपमेंट किस लेवल पे हो रहा है और पता करो कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है. इसलिए डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. एंड लास्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो लेबर का क्या स्टेटस है इंडिया में, इसके बारे में भी रिसर्च होना चाहिए. नीति आयोग ये सारा रिसर्च करेगा. सो दीज आर द 23 एरियाज वेयर नीति आयोग वर्क्स. सो दैट्स इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नीति आयोग, जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इंडिया को बदलने वाला कमीशन है ये. So that's it as far as the key government institutions is concerned. इंडिया में कौन सी ऐसी की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे. द वेरी फर्स्ट वन इज नीति आयोग. दैट इज व्हाट वी आर डन with the next key government institution. See you in the next videos. All right, guys, this is Pawan Gaukar signing off. Take care. See you in the next video. Bye bye.